नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमारा चैप्टर है। आज मैं एक्सरसाइज आपको 11.2 एक्सप्लेन करूंगा। 11.1 जो अपनी एक्सरसाइज थी उसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि 3 सवाल आगे के जो हैं वो सेम एज इट उसी थीम पे डिपेंड है, उसी थीम से वो सवाल होंगे जो थीम मैंने आपको एक्सप्लेन की है। जिस तरह के मैंने सवाल आपको एक्सप्लेन किए हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो तीनों सवाल आप अच्छी तरह निकालें, हल करें, सोल्व करें और फिर कॉपी में करें, अच्छी तरह से समझें। नहीं आता था मेरे को कॉल करें। आज मैं आपको सबसे पहले तो थीम एक्सप्लेन करूंगा कि 11.2 में किस तरह के सवाल आएंगे। 11.2 की यदि स्टूडेंट हम डीपली बात करें तो वहां पर दो जो अपने पास वक्र होते हैं, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है अपन इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप दो वक्र अलग अलग स्थिति में हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, उसका चित्र अलग अलग तरह से बनेगा सब सवालों का। तो वहां दो वक्र तो होंगे, तो ऐसा नहीं कि हमने एक थीम पढ़ी है तो वो थीम सब पे ही यूज हो, ऐसा नहीं होगा। मैं किस तरह से कितनी तरह के वक्र आपके पास आएंगे, किस किस तरह की सिचुएशंस बनेगी, उन सब सिचुएशंस के बारे में आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूं, उसके बाद हम सवाल हल करते हैं। आइए देखो, जब कोई दो फलन, दो फंक्शन, दो फलन हमारे पास, एक मैंने लिया यहां पर y इज इक्वल एफ एक्स और दूसरा मैंने लिया है y इज इक्वल जी एक्स, ठीक है। और इनकी जो कोटि है, कोटिया x इज इक्वल a एंड x इज इक्वल b से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इस मैं वक्र को एक्सप्लेन करता हूं। ये अपने पास में कार्तीय तल है स्टूडेंट्स, यह है y इज इक्वल एफ एक्स और यह है y इज इक्वल जी एक्स, और कोटि जो है वो ये है हमारे पास x इज इक्वल a और दूसरी कोटि माना यहां है x इज इक्वल b, और इससे घिरा हुआ भाग ये छायांकित भाग है स्टूडेंट्स। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें उसके बारे में आप देखिए, समझिए। यहां पर इसका जो एरिया निकालेंगे वो पहले जब हम इस y बराबर एफ एक्स फलन में a से लेकर b तक की लिमिट रखते हैं तो इस वक्र से घिरा हुआ जितनी लिमिट रखेंगे उतना भाग हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि मैं 0 से b तक की लिखता हूं तो इस वक्र के नीचे 0 से b तक जितना भाग है उस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं a से b लिमिट रखता हूं तो इस वक्र के अंडर में, इस वक्र के नीचे या इस वक्र से घिरा a से b तक का भाग है पूरा, देख लेना मेरा जो मार्कर चल रहा है उतना क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समझ में आई बात। और यदि मैं इस वक्र y बराबर gx में लिमिट a से b रखता हूं तो ये जो भाग बचा यहां पर खाली ब्लैंक दिख रहा है उसका एरिया आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि y बराबर एफ एक्स में इतना एरिया आया, y बराबर जी एक्स में इतना एरिया आया, तो इन दोनों भागों को घटा देंगे। घटाने पर जो बचेगा तो ये छायांकित भाग आ जाएगा, यानी इंटीग्रल a से b लिमिट रहेगी और एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स इसका एरिया आएगा, यानी जो हमारा छायांकित भाग है उसका एरिया जो आएगा
वो इसके द्वारा ज्ञात होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह से उसका परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसको हटा रहा हूं, मैं दूसरी सिचुएशन बनाता हूं। अब दूसरी सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क यह है कि यदि यहां फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन y बराबर f था, अब x बराबर एफ वाई और x बराबर gy हो जाए, यानी लिमिट y के अनुदिश और समाकल भी y के सापेक्ष होगा। कोटियां y बराबर c और y बराबर d, दो कोटियां अलग ले ली मैंने। यहां पर a और b भी ले सकता था, पर कोई बात नहीं। इस स्थिति का जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इसी तरह से होगा, मतलब सवाल इसी तरह से हल होगा, पर फर्क क्या आएगा, उस एरिया को पता करना है आपको। तो वो रहेगा इंटीग्रल c से d, उसका लिमिट हो गया। और यहां पर देखना एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी वाई, ये उसका एरिया का फॉर्मूला या फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या है कि डायग्रामेटिकल हम इसको समझना चाहते हैं, तो वो हमारा वक्र x बराबर वाई एक्स है, तो वो वक्र खड़े होंगे ऐसे वक्र होंगे। आप देखो, ये इसको मैं बोलूं लाइन को y बराबर c, इसको बोलूं y बराबर d, तो ये इस दोनों कोटियों के बीच का क्षेत्रफल छाएंगे तो भाग दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? यदि इसको मैं x बराबर एफ वाई से लिखता हूं और इसको मैं x इज इक्वल जी वाई से लिखता हूं, समझ में आएगी बात? ये दोनों कोटियां देख लो आराम से। जब मैं इसमें यहां से यहां तक की लिमिट रखता हूं, भाग घिरा हुआ किससे, उसको देखिएगा आप। यहां पर x बराबर वाई जी वाई है और x बराबर एफ वाई है, तो यहां जो भाग घिरा हुआ है इसमें आप लिमिट रख रहे हो, तो c से d रखने पर इसमें रखोगे तो इतना भाग पूरा आ जाएगा, और इसमें रखोगे तो बाहर वाला एरिया आ जाएगा। ये जो ब्लैंक दिख रहा है, इस पूरे में से ये बाहर वाला माइनस कर दोगे तो ये इनक्लोज्ड एरिया है उसका, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन समझिए, तीसरी स्थिति कौन सी आ सकती है, वो ये है कि यदि हमारे पास दो वक्र हैं, y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स, दो वक्र हैं और दोनों वक्र दो अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस स्थिति में कैसा डायग्राम होगा और उसका हल कैसे करेंगे। मान लो ये वक्र यूं गया, ये वक्र यूं आकर काट गया दोनों को, तो ये हमारे पास छायांकित भाग हो गया। इसको मैं यदि पॉइंट ए कहता हूं, इसको यदि बी नाम दूं, तो यहां से सीधे दो लंब डालूंगा, ये बिंदु सी हो गया और ये डी हो गया। इसके निर्देशांक यदि हमारे पास में a कोमा, इसको कहते तो ये a कोमा 0 है और ये b कोमा 0 है, तो हमारी लिमिट हो गई a से लेकर b। जब मैं इस ऊपर वाले वक्र, यानी इसको मैं कहता हूं y बराबर एफ एक्स है, नीचे वाला y बराबर जी एक्स है,
यदि मैं y बराबर एफ एक्स वक्र में a से b लिमिट रखता हूं तो इतना एरिया ज्ञात हो जाएगा, और y बराबर जी एक्स में a से b लिमिट रखता हूं तो इसके नीचे वाला ये जो एरिया है ब्लैंक दिख रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। अब हम y बराबर एफ एक्स जिसका एरिया ये पूरा आया था, इस बिंदु को मैं एक नाम देता हूं, जरा देखना यहां पर। इसको मैंने P नाम दिया है, बोल्ड करता हूं, उसको P नाम दिया है, और यहां नीचे एक बिंदु लेता हूं, उसको मैंने Q नाम दिया है। ये डार्क किया मैंने, देखो इसको। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यहां हमारे को जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए उस एरिया में क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सी डी बी पी ए सी माइनस एरिया ऑफ सी डी बी क्यू ए सी। देखना, सी डी बी पी ए सी पूरे इस क्लॉज एरिया का हमने मान निकाला, फिर सी डी बी क्यू ए इसका निकाला तो ये नीचे वाला भाग आ गया। इस ऊपर वाले भाग में से जो बड़ा भाग था उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग रिक्वायर्ड जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कि एरिया ऑफ सी डी बी पी ए सी वो फाइंड आउट होगा लिमिट a से b में, और यहां लिखा जाएगा जो हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस उसी लिमिट a से b में जी एक्स इंटू डी एक्स, और इसको एक साथ एक ही लिमिट में हम लिखना चाहें तो वही फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जब दो वक्र दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तब उनका क्षेत्रफल कैसे, उनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये सब थीम है, इसको ध्यान में रखें, सवाल इन्हीं थीम पे आधारित आएंगे। आगे यदि हम बात करें कि साहब दो वक्र तो हैं पर दोनों वक्र एक ही बिंदु पर काटते हैं, दो बिंदुओं पर नहीं काटते, उस स्थिति में हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सपोज करो कि एक वक्र यू जा रहा था और एक वक्र है वो यू जा रहा था। ये दोनों इस बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, इसको मैंने नाम दिया है C कोमा, इसका मान लो जो है शीर्ष या निर्देशांक C कोमा मैंने E नाम दिया है, और ये आकर इधर इसमें टच हो रहा था, जहां टच होता है उसको मैं B नाम देता हूं, और निर्देशांक लिखता हूं a,0। ये यहां पर काटता है उसको मैं C नाम देता हूं, या D दे दो ये लो, और निर्देशांक हो गया b,0। हमें ये भाग चाहिए अब हमारा जो ये वक्र है, देखना ये जो वक्र है इन दोनों में क्या स्थिति बन रही है वो सारी एक्सप्लेन करता हूं मैं। थोड़ा यहां से इरेज करके इस लाइन को नीचे चलाते हैं। ये पॉइंट जिसको हम यदि ई नाम दें तो इसके निर्देशांक हो गए C,C। स्टूडेंट क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है उसको हम y बराबर एफ एक्स कहें, और ये जो फंक्शन है उसको y बराबर यदि हम जी एक्स कहें तो स्थिति क्या बन रही है कि ये यहां से देखना नामकरण B, E, A और B, ये वाला भाग तो इस y बराबर एफ एक्स से गिरा हुआ है और इसकी कोटि रहेगी A से C तक,
और ये इधर वाला भाग जो दिख रहा है ना आपको ई डी और ए, उसकी कोटि सी से बी रहेगी और इस वक्र y बराबर gx द्वारा घिरा है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है स्टूडेंट्स, तब हम उसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करें कि यहां लिमिट a से c रहेगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा और नेक्स्ट लिमिट c से b रहेगी और यहां पर g x इंटू डी एक्स रहेगा। इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लिमिट अलग अलग है। सेम लिमिट होती तो एक साथ हम इसे बंद कर सकते थे, एक कोष्टक में लिख सकते थे। अब यदि कोई दो वक्र दो बिंदुओं से भी ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो हम उनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कैसे ज्ञात करें? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला फलन y इज इक्वल साइन एक्स है, दूसरा y इज इक्वल कॉस एक्स है। इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होगा कि x का y इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ यूं चलेगा और जो कोस का ग्राफ है वो यूं चलेगा यहां से पीक से। और फिर ये वापस काटते चला जाएगा। यहां पर हम लेते हैं पाई बाई 2, यहां पर आता है पाई, यहां पर कह दूं पाई बाई 2 पाई और यहां 3 पाई बाई 4 और यहां पर हो जाता है 2 पाई। आ गया समझ में? पाई पे फिर इसका वैल्यू -1 हो जाता है, यहां पर वैल्यू वापस 0 हो जाता है और फिर यहां पर वापस +1 हो जाता है। यहां काटा फिर ये ऊपर जाएंगे फिर काटेगा। ऐसी स्थिति जब बनती है या फिर दो वक्र डायरेक्टली इस तरह से जा रहे हैं कि ये वक्र यूं गया और ये वक्र यूं गया, इस तरह से जाते हैं, तो दो से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उन दोनों वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये ऊपर वाले को y इज इक्वल एफ एक्स कहता हूं मैं, नीचे वाले को y इज इक्वल जी एक्स कहूं। अब लिमिट्स की बात करें तो ये मान लें कि a, 0 है, ये b, 0 है, ये c, 0 है। जब इस y इज इक्वल एफ एक्स वक्र में a से लेकर b तक की लिमिट रखूंगा तो जितना मैंने पेन चलाया उतना एरिया आ जाएगा। फिर y इज इक्वल जी एक्स में a से b रखूंगा तो जो मैंने अब पेन चलाया उतना एरिया आ जाएगा। एफ एक्स वाले में से जी एक्स माइनस कर देंगे, ये भाग आ जाएगा। यही काम यहां पर करना है, यहां लिमिट b से c हो जाएगी। तो दो पार्ट हो गए, दो बार में निकालना है। लिमिट a से b में तो क्या रहेगा, वही एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस दूसरा जो पार्ट था उसमें लिमिट हो गई b से c और यहां पर भी वो चलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स और इंटू डी एक्स। ऐसा काम यहां पर है।
हम इन दोनों वक्रों से घिरे भाग की बात करें तो स्टूडेंट जो मैं भाग छायांकित बनाता हूं वो भाग उन दोनों वक्रों से घिरा हुआ भाग कहलाएगा। अब यहां पर ये जो पॉइंट आता है वो π/4, 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कॉस ये जो वक्र है वो y sin x का है और ये जो वक्र है वो y cos x का है। ये पॉइंट है वो 0,1 से स्टार्ट है, ये 0 पॉइंट है और बाकी पाई वगैरह मैंने आपको लिख कर बता ही रखा है। यदि हम इन दोनों की बात करें स्टूडेंट्स तो 0 से π/4 लिमिट y cos x में रखेंगे, y cos x में रखेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। देखना मेरा पेन जहां चल रहा है वो एरिया जाएगा और यही लिमिट हम 0 से π/4 जब y sin x में रखेंगे तो ये इतना एरिया आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिमिट 0 से π/4 और जो cos x है उसमें से sin x माइनस कर देंगे। हो गया। अब यहां पर भी स्थिति वही बन रही है कि आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए जरा। यहां पर स्थिति वही बनी, यदि मैं इस वक्र y sin x में इस π/4 से लेकर यहां तक की लिमिट रखूं तो इतना पूरा एरिया जाएगा। आ रही बात समझ में? और उसमें से मैं π/4 से π/2 वाला इस कोस में रख के सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। इस पूरे इतने में से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला भाग आ गया। फिर ऐसे यहां पर मैं π/2 से 3π/4 लिमिट रखूं कॉस में तो ये पूरा एरिया आ गया। उसमें से माइनस कर दूं मैं पाई से लेकर 3π/4 तक का एरिया। ये 3/4 नहीं है, 3π/2 है। इसको 4 नहीं समझिए, 2 है ये। तो ये एरिया जाएगा। इस तरह से हम दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय किस वक्र में कौन सी लिमिट रखनी है, कौन सा भाग किस वक्र से घिरा हुआ है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं और उसके बाद ही हमें लिमिट यूज करनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको काफ़ी अच्छी थीम एक्सप्लेन की है। बहुत ही अच्छे आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, फंक्शन लिए हैं, इनको आप ढंग से देखें, समझें और सवाल इन्हीं पे बेस्ड होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, वो देखिए। अब मैं सवाल कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि एग्जाम्पल नंबर 10th 307 नंबर पेज नंबर पे है और उसमें परवल है y² 4ax और रेखा है y x द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। आप भी सबसे पहले आपको डायग्राम अकॉर्डिंग टू डाउट को पढ़ते ही दिमाग में उसकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, उसका स्क्रिप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए और वो डायग्राम भी हमारी नजरों के सामने चलते रहना चाहिए सवाल पढ़ते वक्त कि हाँ ऐसा इसका डायग्राम होने वाला है। तो मैं आपसे बात करता हूं कि जो हमारा वक्र है वो वक्र है y² 4ax एंड y x रेखा है। इन दोनों से वो बात कर रहा है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम जो चतुर्थांश है उसके अंदर घिरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो y² का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि ये वक्र दाहिनी ओर खुलेगा और इसका शीर्ष है वो मूल बिंदु के ऊपर होगा। ये डेफिनेट है क्योंकि बार बार हम चर्चा करते हैं तो वो दिमाग में आनी चाहिए वापस। ये वक्र है, यू एरो लगा लिख देना, y² 4ax। दूसरी जो रेखा है वो
y इज इक्वल x है। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको स्क्रिप्ट में बताया था कि y इज इक्वल x होती है तो ये वाली रेखा हमारी दोनों निर्देशी अक्ष है उससे समान कोण बनाते हुए गुजरती है, यानी 45 और 45 का एंगल, ये लाइन जा रही है। इसका जो इक्वेशन है ऐसे एरो लगा बनाता हूं, ये y इज इक्वल x है तो ये नीचे जो कोण बना है x अक्ष के साथ वो भी 45 है, ऊपर जो बच गया y x के साथ वो भी 45 डिग्री का कोण ही है। तो जब रेखा का समीकरण y इज इक्वल x होता है तो वह दोनों निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाते हुए गुजरती है। तो इस प्रकार ये रेखा रही, हमें इस रेखा और इस वक्र से परिबद्ध, ये एंगल मिटा देता हूं, एंगल का यहां पर उपयोग नहीं इसलिए मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। इसका हमें एरिया चाहिए, तो ये अपने आप में दो वक्र हैं और दो वक्र दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक बिंदु तो हमें ज्ञात है 0,0 है और दूसरा बिंदु, इसको मैं नाम दे दूं, आप चाहो तो ए नाम दे दिया, ये हमें अभी ज्ञात नहीं है। जब आप ये ज्ञात करेंगे तो यहां जो भुज आएगा x का मान आएगा उससे ये बिंदु हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जब दो वक्र या दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होते हम, तो पहले वे दोनों वक्र कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो हम इन दोनों को हल करेंगे। ये भी लिख सकते हैं फिर में कि दोनों समीकरण को हल करने पर दोनों समीकरणों को हल करने पर, ये वाली भाषा भी आप लिखें, दोनों का जो हल है उसकी सारी स्टेप्स आप फिर कॉपी में दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अच्छा प्रभाव जाएगा, उसे रफ में करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हल करने पर क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है एंड दूसरा y इज इक्वल x है। तो मैं यहां पर x की जगह भी y लिख देता हूं और या y की जगह x लिख दें, y की जगह x लिखे तो x स्क्वायर इज इक्वल 4ax पड़ा है, x से x की एक पावर कैंसिल हो गई, x का वैल्यू आ गया 4a। स्टूडेंट मैंने यहां पर y की जगह x इसलिए लिखा है कि हमारे को यदि भुज मालूम हो जाए, x का वैल्यू आ जाए तो b के निर्देशांक आ जाएंगे। b के निर्देशांक आने पर हम इसमें लिमिट क्या रखनी है उसका आकलन कर सकते हैं, इसलिए y की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। y तो उस a बिंदु के निर्देशांक को निरूपित करने में काम में आएगा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंट है कौन कि b के निर्देशांक होने पर हमें लिमिट काम में लेने का पता चलेगा। मैंने भुज निकाला तो ये बिंदु आ गया 4a,0। हालांकि यहां पर आप भुज और कोटि दोनों निकाल के लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो आप लिख सकते हो, नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो। यदि मैं यहाँ y लिखता तो एक y से y कैंसिल हो जाता, तब भी y का वैल्यू 4a ही आता। आप जरा डायग्राम पे गौर करें, मैं इस वक्र में जो दिख रहा है आपको, इस वक्र में यदि लिमिट रखूं 0 से 4a तो ये पूरा भाग आएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर मैं इस रेखा में लिमिट रखूंगा 0 से 4a तो ये खाली वाला भाग आएगा, उस पूरे भाग में से खाली वाला भाग हटा दूंगा तो ये छायांकित भाग जो दिख रहा है या इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ भाग जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम यह लिखेंगे कि वो भाषा ऊपर वाली तो आएगी, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो अभिष्ट शब्द मैं काम में लेता हूं उसका मीनिंग है जैसा हमें पूछा गया है
अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल निकाला जाएगा। लिमिट 0 से 4a रहेगी और उसमें होगा क्या कि यहां पर y, और y किसके लिए, वक्र के लिए। फिर लिमिट वापस 0 से 4a रहेगी, पर घटाएंगे किसको, रेखा वाले को। इसको एक साथ हम लिखे तो 0 से 4 लिमिट हो गई। यहां पर वक्र हमारे पास आया y का वैल्यू जो बन रहा है वो बनेगा हमारे पास में 2√ax। समझ में आ रही है, 2√ax, इसका इंटीग्रल माइनस x का इंटीग्रल इंटू dx। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको जो थीम एक्सप्लेन की है, जितने भी मैंने आपको पोस्टर्स बताए, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्हें बनाना, उन्हें समझना कैसे बना, उसमें कौन सा एरिया हमें पता करना है, इन सब बातों का ध्यान करें, अच्छी तरह से समझें, होमवर्क करें, तैयारी करें और पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।